अक्सर जब हम मंजिलों की तरफ ताक रहे होते हैं तो हम रास्तों को भूल जाते हैं, या रास्ते में हमने क्या क्या सीखा, हम क्या बन गए, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। यूपीएससी की जर्नी भी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे जब हम सफल हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स सब मिलता है। सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा, मान, काम करने का मौका, लोगों की जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का मौका और बहुत कुछ, बहुत एक्सपोजर मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो जर्नी है यूपीएससी प्रिपरेशन की, कहीं ना कहीं उसको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से लेते हैं। वो उसको एक स्ट्रगल के तौर पे ही सिर्फ समझते हैं, या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न सिर्फ तभी मिलेगा जब वो सफल हो जाएंगे। लेकिन वो जो जर्नी है यूपीएससी की, वो अपने आप के अंदर हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। वो हमें एक वो इंसान बनाती है जो जहां पर भी जाए उन क्वालिटीज के साथ वो सफल हो सकता है। जैसे अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले डिसिप्लिन, टाइम बाउंड तरीके से बैठ के चीजों को करना। वो जो डिसिप्लिन है, आप रियलाइज करेंगे कि कितने सारे बच्चे वो डिसिप्लिन ही लैक करते हैं। वो किसी चीज में कंसिस्टेंटली बैठ के लगातार कोई काम नहीं कर पाते, पल पल में उनका मन चेंज होता है। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक सीक्वेंस्ड क्लासेस, टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स, एक पूरी सीक्वेंस में आपको उस तरह से ढाल देती है कि सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, सही समय पे जो करना है वो करना। ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी जनरेशन जी और अल्फा और जो भी ये सारी जनरेशन्स हैं, ये अक्सर अपने मन की बहुत सुनती हैं। आज मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, आज मन बदल गया। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन में मन की बहुत सुन नहीं सकते। आपको मन से ऊपर जो करना है वो करना है। वही वो हमारा जो पुराना गीता का ज्ञान है ना, कर्म कर, तो उसी के बेसिस पे डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारी पढ़ाई रहती है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है जो हमें पढ़ना है, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और सीसैट भी करना है, मैथ्स भी करना है, साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। तो जो ये पूरा एग्जाम है वो साल भर खिंचता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आप मेंस देते हो, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप टिक करते हो, वहां से पास होते हो तो आप मेंस में आते हो, मेंस के अंदर आप फिर लिखते हो, 9 पेपर लिखते हो, और उसके बाद इंटरव्यू देते हो, फिर सिलेक्शन होता है। 1 साल पूरा। अब ये जो 1 साल है, इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग स्ट्रेस आते हैं। प्रीलिम्स के समय पे प्रीलिम्स का स्ट्रेस, कभी सिलेबस का स्ट्रेस, कभी मार्किंग का स्ट्रेस, कभी टेस्ट सीरीज का स्ट्रेस। अब उस स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं, वो सिखा देता है यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी अपने आप में आपको इतना मेंटली रेजिलिएंट बना देता है, इतना स्ट्रांग बना देता है कि आपको छोटी मोटी तकलीफें तो महसूस भी नहीं होती, क्योंकि आपके सामने आपका गोल होता है। तो वो मेंटल रेजिलियंस, जैसे अक्सर बहुत सारे बच्चों के बारे में हम खबरें सुनते हैं ना, उसने ऐसा कर लिया, उसने, ये आपको टफ बनाता है। दिस एग्जाम इज फॉर टफ पीपल। इफ यू आर नॉट टफ, यू विल बिकम टफ। सो देयर इज नो ऑप्शन। तीसरी चीज, वर्ल्ड व्यू। आपका दिमाग खुलता है इस एग्जाम की तैयारी से। दिमाग खुलता है यानी आप देखेंगे कि एक डॉक्टर है तो उसे मेडिकल साइंस के अलावा बहुत सारी चीजें नहीं पता, वो उनको बहुत अच्छे से नहीं जान पाता, जैसे पॉलिटी को, लॉ को, एनवायरनमेंट की चीजों को, या इकोनॉमी की जो हमारी टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते डॉक्टर्स। उसी तरीके से शायद सीए जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्पर कास टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसको शायद बेहतर तरीके से नहीं जान पाते। लेकिन एक यूपीएससी की तैयारी ऐसी है जहां पे साइंस भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, गवर्नेंस भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, बैंक्स भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं, एथिक्स भी पढ़ते हैं, थिंकर्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी करते हैं। एक होलिस्टिक पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी कि आप
जिस भी प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बात करने को कुछ नहीं है। आप सीए के साथ बैठ गए तो सीए से जीएसटी डिस्कस कर सकते हैं। आप डॉक्टर के साथ बैठ गए तो नई टेक्नोलॉजीज डिस्कस कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज। आपके पास हर व्यक्ति के साथ बैठ के बात करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा टैंजिबल मुद्दे की बात, काम की बात आपको आती होगी और आप उसे मीनिंगफुली कर पाएंगे। चौथा हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हमारा एथिकल ओरिएंटेशन। बहुत बार हमें जीवन में ये पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। स्कूल कॉलेजेस में एथिकल एजुकेशन की बात ही नहीं होती। वहां पे ये बात ही नहीं होती कि किसी एक्शन को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। जैसे अगर एक पजल आता है हमारे एथिक्स के अंदर, जिसे एक डिलेमा कहा जाता है कि अगर एक ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन जा रही है और सामने रास्ता बंद है, तो अगर वो उस रास्ता बंद पे अगर ड्राइवर ने गाड़ी चला दी तो ट्रेन में 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 के 100 मारे जाएंगे। अब दूसरा उसका रास्ता क्या है, वो ट्रेन रोक नहीं सकता। अब ड्राइवर ने अगर सीधे पे न ले जाके साइड वाली पटरी पे ले गए तो वहां पे 2 लेबर काम कर रही है, वो उस पटरी को ठीक कर रही है। तो अब बताइए कि आप ट्रेन सीधी ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे साइड में। अगर सीधी ले जाएंगे तो 100 लोग मारे जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो 2 लोग मारे जाएंगे। लेकिन इन दोनों का क्या कसूर था जो लेबर काम कर रही थी? अब ये डिलेमा है, क्या सही है क्या गलत। ये डिलेमास जब हम पढ़ते हैं, जब हम सोचते हैं जस्टिस के बारे में, लॉ के बारे में, एथिक्स के बारे में, तब हमें समझ में आती हैं चीज़ें कि विवेकानंद जी ने क्या कहा था, कांट ने क्या कहा, हमारे महात्मा गांधी के विचार क्या थे, BR अम्बेडकर साहब के विचार क्या थे। अलग अलग नज़रियों से जब आप चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, डियोंटोलॉजी क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, what makes a thing right, what makes a thing wrong, what is morality, what is ethics, ये सारी टर्म्स जब आप पढ़ते हो तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। आपको सही और गलत के सही मायने समझ आने लगते हैं। तो आपकी जिसे कहते हैं मॉरल ट्रेनिंग का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है यूपीएससी की प्रिपरेशन। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। आपने देखा होगा आम लोग आम तरीके से जब बात करते हैं तो हवा में बातें छोड़ते हैं। हवा में बातें छोड़ते हैं मतलब तुम्हें पता है देश कितना अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, या फिर देश कितना खराब चल रहा है, सब खराब हो रहा है, देखो क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया। कहीं पर भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें कम होती हैं। लेकिन एक यूपीएससी का एस्पिरेंट, एक व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कर चुका है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंटेशन। यानी वो आर्गुमेंट तो करता है लेकिन कैसे करता है? एविडेंस बेस्ड, एविडेंस के साथ, यानी नंबर्स के साथ। अगर वो कह रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, उसके पीछे हो सकता है एक जो कारण हो वो हमारा रुपये का डिवैल्यूएशन हो, तो वो आपको प्रॉपर रीजंस के साथ बताएगा। या अगर बात हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो बात होगी कि 7% से ज्यादा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, इसीलिए हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। या फिर अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हो रही है कि महिलाओं को हमें भागीदारी देनी चाहिए इकोनॉमी में, तो बात होगी कि IMF के डेटा के अनुसार उसने कहा है कि 27% हमारा ग्रोथ होगा अगर महिलाएं इकोनॉमी में साथ साथ आ जाएं। यानी अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी आ जाए तो हम 27% तक बढ़ सकते हैं। यानी अब हम इस बात को समझें कि डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड तरीके से बात करने से आपकी बात में वजन आता है और वो बात हवा में नहीं रहती। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम्स की थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग मतलब बहुत बार जब कोई व्यक्ति एक डोमेन में सोच रहा होता है तो वो उसके बाहर नहीं सोच पाता। यानी जो व्यक्ति एक
वेटरनरी डॉक्टर है या एक फार्मर है या फिर कोई एक व्यक्ति है जो बिजनेस एनालिस्ट है, तो वो अपने बिजनेस के उससे बाहर नहीं निकल पाता, वो अपने डॉक्टर वाले उसमें फार्मेसी से बाहर नहीं निकल पाता, अपने मेडिकल प्रोफेशन को बहुत उसके बाहर नहीं देख पाता। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन वाला व्यक्ति सारी चीजों को इंटरलिंक्ड वेब की तरह देख पाता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं जहां पे ज्योग्राफिकल रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री समझ में आना लगता है, या किस किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पॉलिटी को चेंज करती है, पॉलिटी सोसाइटी को चेंज करती है, सोसाइटी फिर इकोनॉमी को चेंज करती है, हमारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे बदलती हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरलिंक देख पाते हैं। जैसे आपको पता है कि पॉलिसीज जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं। जैसे शायद अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मेडिकल साइंस से देखे या कोई इंजीनियर है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के तरीके से देखे कि इस चीज को ऐसे बनाया जाना चाहिए, ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ करा जाना चाहिए, लेकिन वो कई बार इकोनॉमी को भूल जाते हैं कि उसके लिए फंड्स कैसे आएंगे, बजटरी फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरीके से कमाए जाएंगे, या फिर अगर बजटरी फंड्स की बात हो जाती है तो एलोकेशन कैसे होगा, उसको चेक कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, वो शायद उन्हें उतना अच्छे से नहीं पता होता। लेकिन सिविल सर्वेंट्स और सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स उस पूरी प्रोसेस को, इंटरलिंकिंग को, वेब को समझ पाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई है, उसके अलावा भी बहुत सारी और खूबियां हैं हमारी सिविल सर्विसेज की तैयारी में। जैसे रिसर्च की हैबिट पड़ जाती है। रिसर्च की हैबिट मतलब किसी भी चीज की गहराई में उतर के उसकी एनालिसिस को जान पाना, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक उसकी एनालिसिस को समझ पाना, टाइम मैनेजमेंट कर पाना, प्रायोरिटाइज कर पाना कि क्या चीज पहले करनी चाहिए, क्या चीज बाद में, क्योंकि इतना सिलेबस है तो 80-20 प्रिंसिपल नेचुरली लगाना आ जाता है। तो एक तरीका ये भी है कि हम अपने यूपीएससी की जर्नी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जीवन में आपके पास जो खूबियां हैं, जो आपने सीख लिए स्किल्स, जो क्वालिटीज आपने अपने अंदर इनकलकेट कर ली जर्नी में, वो कहाँ काम आएंगी हमें नहीं पता। जैसे कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की एक कहानी है कि जब वो कॉलेज में थे तो कैलीग्राफी, डिजाइनिंग की क्लासेस में ऐसे ही जाके बैठ गए थे। वो थोड़े से विरक्त हो गए थे, डिसएन्चेंटेड हो गए थे अपनी कॉलेज की पढ़ाई से, तो कॉलेज नहीं जाते थे वहां पे जाके, लेकिन जाना पड़ता था क्योंकि अपने फॉस्टर पेरेंट्स को बता नहीं सकते थे कि मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ या ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ, तो जाके डिजाइन की और कैलीग्राफी की क्लासेस में बैठ जाते थे। वो डिजाइन और कैलीग्राफी सीख गए। उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला है, स्टैनफोर्ड में उन्होंने एक स्पीच दी है, अगर आपको मौका मिले तो देखिएगा, यूट्यूब पे है वो स्पीच, बहुत सुंदर स्पीच है। तो उसमें वो बताते हैं कि जब वो एप्पल को डिजाइन कर रहे थे, मैक को डिजाइन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कैलीग्राफी और डिजाइन के अपने जो प्रिंसिपल्स उस वक्त क्लास में सीख लिए थे, उन्हीं के बलबूते पे वो उसे ऐसा बना पाए जो कि एक यूनिक और डिफरेंट प्रोडक्ट बना। अगर उन्हें वो नॉलेज नहीं होती तो शायद मैक नहीं होता या वो इतना पॉपुलर नहीं होता। यानी कि ही सेज कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड्स, कि हम बाद में हमें पता चलता है कि ये सब नॉलेज, ये सब क्वालिटीज हमारे किस काम आ रही थी। तो इसीलिए अपने आप को जज मत करें अगर आप इस जर्नी में हैं। एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द पर्सन यू आर बिकमिंग, एंड आई होप यू बिकम अ बेटर पर्सन, अ गुड पर्सन विच कैन हेल्प द नेशन। मैं चाहूंगी कि आप सब पे, हमारे देश को बहुत 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 फक्र हो। धन्यवाद।